हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन का आखिरी पाठ 6 दिए जल उठे पढ़ेंगे, जिसके लेखक मधुकर उपाध्याय जी हैं। इस पाठ में बच्चों हमें दांडी कूच मतलब दांडी यात्रा के बारे में बताया गया है। ये पाठ है। दांडी कूच कब किया गया था बच्चों? जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, यहाँ पर ब्रिटिश शासन था। ठीक है। तो उस समय जब नमक का कानून बनाया गया था, अंग्रेजों ने जो नमक का कानून बनाया था यहाँ पर कि नमक के इस्तेमाल को लेकर भारी कर लगाया था, तो उस समय गांधी जी और उनके बहुत सारे अनुयायियों ने साथ मिलकर दांडी कूच मतलब दांडी यात्रा की थी। उन्होंने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी ताकि इस नमक के कानून को तोड़ सकें, इस सिलसिले में की थी। तो उसी के बारे में ये पाठ हम पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। रास के बूढ़े बरगद ने ये दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? हाँ बच्चों, ये रास जगह का नाम है और ये बता रहे हैं कि रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। कहना मतलब रास जो जगह है वहां पर एक बूढ़ा बरगद, जो कि बहुत पुराना बरगद का पेड़, उसने दृश्य देखा था। मतलब वो एक तरीके से इसका साक्षी बना था। ठीक है। ये बता रहे हैं कि दांडी कूच की मतलब दांडी यात्रा जो कि गांधी जी और उनके अनुयायियों ने की थी, साबरमती से दांडी तक की, उस यात्रा की पूरी तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंच चुके थे। ठीक है, क्योंकि वो भी इस यात्रा में शामिल होने वाले थे गांधी जी के साथ। और वहां आकर उनको भाषण नहीं देना था, मतलब वो इस तैयारी के साथ नहीं आए थे कि उनको कोई भाषण देना है, लेकिन फिर भी लोगों ने उनसे आग्रह किया, उनसे विनती की, तो इसलिए उन्होंने छोटा सा एक भाषण दिया और उन्होंने लोगों से कहा, आम जनता से कहा कि भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? सत्याग्रह मतलब सच्चाई के लिए आग्रह, की सच्चाई पर अटल रहने के लिए। इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया। निषेधाज्ञा मतलब मनाही, कि वो अब इसमें शामिल नहीं हो सकते दांडी कूच में पटेल जी। ठीक है। और उनको गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। हाँ, तो उस जगह का ग्रास का जो कलेक्टर था, कलेक्टर मतलब हेड उस एरिया का। ठीक है। शिलीडी जिसका नाम था, उसके आदेश पर ये गिरफ्तारी हुई थी और इसी कलेक्टर को पटेल जी ने पिछला आंदोलन जो किया था अहमदाबाद में, वहां से उन्होंने भगा दिया था उसे। ठीक है। और अब लेकिन यहाँ पर उसने इनको गिरफ्तार करवा दिया। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया। बोरसद जगह का नाम है, वहां की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल किया, मतलब स्वीकार कर लिया, अपने अपराध को मान लिया आराम से। ठीक है, क्योंकि उनको पता था उन्होंने कोई गलती तो की नहीं है, तो उन्होंने उसको आसानी से मान लिया कि हाँ कर रहे हैं वो। ठीक है ना, ये आंदोलन वो कर रहे हैं, उन्होंने आसानी से मान लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस धारा के तहत और कितनी सजा उनको दे। क्यों? क्योंकि कुछ गलत तो वो कर नहीं रहे थे। ठीक है ना? और आसानी से उन्होंने अपने अपराध को भी कबूल कर लिया, तो जज तक परेशान हो गया था कि उनको क्या सजा दे, कितनी सजा दे और कौन सी धारा लगाए। अब 8 लाइन का अपना फैसला जज ने लिखा और उसके लिए 1.5 घंटा लगा जज को भी लिखने में, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। और फिर अंत में क्या हुआ कि पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई और इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। कहाँ पर? अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया।
ठीक है। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। ठीक है, गांधी जी को बताया गया कि साबरमती जेल उनको लाया जाएगा और गांधी जी उस समय साबरमती आश्रम में रहते थे। अब गांधी जी जो थे वो इनकी गिरफ्तारी से बहुत ही क्षुब्ध थे, मतलब नाराज थे। उन्होंने कहा कि दांडी कूच की अब तारीख बदल सकती है, क्योंकि दांडी कूच में पटेल जी भी शामिल होने वाले थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो गांधी जी ने कहा कि हो सकता है कि दांडी कूच की तारीख बदली जाए। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं, जल्दी भी कर सकते हैं अब। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन था उनका कहर बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो वो अब ये जल्दी भी कर सकते थे। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। आश्रम में हर एक आदमी जो था वो ये हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मोटर कार से पटेल जी को साबरमती जेल लाया जाना था, बोरसद से होते हुए। ठीक है, बोरसद से साबरमती जेल में लाया जाना था। तो वो ये हिसाब लगा रहे थे कि कितना समय लगेगा, क्योंकि जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था, जहां पर गांधी जी और उनके अनुयायी जो कि इस आंदोलन में शामिल होने वाले थे, इस यात्रा में शामिल होने वाले थे, वो वहां पर थे। तो वो सभी आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, इसलिए वो हिसाब लगा रहे थे कि कितनी देर में वो वहां से निकलेंगे, कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे, ताकि वो एक झलक पटेल जी की पा सके। ठीक है, समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल गए। गांधी जी ने भी अनुमान लगाया कि इतनी देर पहले निकले हैं, अब इतनी देर में यहाँ पहुंच जाएंगे, तो वो खुद बाहर निकल गए। वे खुद पटेल जी से मिलना चाहते थे। ठीक है, और तो वो सब आश्रमवासी भी सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल ये था कि पटेल जी को गिरफ्तार करके ले जाने वाली जो मोटर कार है वो वहां पर किसी भी हाल में रुकेगी नहीं, साबरमती आश्रम के वहां। लेकिन मोटर कार रुकी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पटेल जी का भी अपना ही एक रौब था, उनकी अपनी रेपुटेशन थी, है ना। तो इसलिए पुलिस वालों को भी मोटर कार रोकनी पड़ी, क्योंकि इतने लोग जब उनके इंतजार में खड़े हुए थे, एक झलक पाना चाहते थे, तो इतनी भीड़ पर काबू पाना मुश्किल था। पुलिस वालों को भी वहां मोटर कुछ क्षण के लिए रोकनी पड़ी और गांधी जी और पटेल ने एक संक्षिप्त, मतलब छोटी सी मुलाकात की, मिले वे। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। हाँ, क्योंकि उनको तो जेल हो गई थी, वो वहां जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब मैं तो चलता हूं, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। कि अब कहने का तात्पर्य कि अब आप सबको इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई, कि पूरा देश भर हिल गया कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति को जब जेल कर दी, तो इसका मतलब कहर और ज्यादा बढ़ रहा है ब्रिटिश शासन का। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया। हाँ, मदन मोहन ने कहाँ पर? दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, मतलब एक प्रपोजल दिया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई, मतलब निंदा करी उन्होंने। ये कहा कि बिना मुकदमा चलाए किस तरीके से पटेल जी को जेल भेजा जा रहा है। ठीक है, तो सरकार ने जो कदम उठाया था कि बिना मुकदमा चलाए पटेल जी को जेल भेज रहे थे, तो इसकी उन्होंने निंदा की। किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, मतलब ये प्रस्ताव जो था वो पास नहीं हुआ। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी क्या कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये कहा
कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, क्योंकि वो अपने उनको हक था कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, भाषण दे सकें, ठीक है ना? तो लेकिन जब वो भाषण दे रहे थे, छोटा-सा भाषण जो कि लोगों के बीच उन्होंने दिया, तो उसके लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और क्योंकि वो आगे आंदोलन भी करने वाले थे, यात्रा पर भी निकलने वाले थे, लेकिन भाषण देते समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। ठीक है, और भारत सरकार एक ऐसी नजीर मतलब उदाहरण पेश कर रही है जिसके परिणाम आगे चलकर बहुत ही गंभीर होंगे। ठीक है, गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, इस तरह का कानून बनाया गया था उस समय। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। जो भी इस आंदोलन में भाग लेने वाले थे, सत्य के लिए आग्रह करने वाले थे, उन सभी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सकें। हाँ, कि अगर गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो कूच कूच की अगुवाई कर सकें। कहने का मतलब कि वो आगे बढ़ सकें और पूरी टीम को लीड कर सकें। ठीक है, कि सबको साथ लेकर आगे बढ़े अगर गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा था? अब्बास तैयब जी। ठीक है, कि वो वहां पहुंच चुके थे कि अगर ऐसा होता है तो वो अगुवाई करेंगे इस कूच की। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि सबको पूरा विश्वास था अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। ठीक है, कि बहुत ही शानदार उनका स्वागत किया गया। रास में दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। हाँ, तो गांधी जी का बहुत भव्य स्वागत हुआ, और दरबार समुदाय, ये एक समुदाय था। ठीक है, उसके लोग इसमें सबसे आगे थे, जिसमें कि गोपाल दास और रविशंकर महाराज भी उसमें मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया है कि ये दरबार समुदाय के लोग कैसे थे, कौन थे, क्या करते थे, इन सब के बारे में उन्होंने अपने भाषण में कहा। उन्होंने बताया कि कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में है। ठीक है, कुछ दरबार रास में रहते हैं और कुछ कहां पर? देवण में। दरबार लोग रियासतदार होते हैं। ठीक है, दरबार लोग कौन होते हैं? कैसे होते हैं? रियासतदार। रियासतदार मतलब जिनके पास बड़ी-बड़ी रियासतें हों, बड़ी-बड़ी जमीनों के, बड़े-बड़े इलाकों के जो मालिक होते हैं, उनको रियासतदार कहा जाता है। उनकी साहबी थी, मतलब साहब जैसा रौब। ठीक है, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। ठीक है, कोई राजाओं से कम नहीं थे, मतलब उनकी बड़ी बड़ी रियासतें होती थी, इस तरह के होते थे दरबारी लोग। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। सोचो, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी रियासतें थी, इतनी जगहों के मालिक थे, जो वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए और गांधी जी के साथ कूच करने को तैयार थे। गांधी ने कहा, किसमें? अपने भाषण में कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। यहाँ आम जनता से कहा कि इनसे त्याग और हिम्मत सीखें। कहने का मतलब इतनी बड़ी बड़ी रियासतें होने के बावजूद सब कुछ उन्होंने एक पल में छोड़ दिया और सत्याग्रह के लिए तैयार हो गए और वहां आकर रास में बस गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है।
हाँ, कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक होनी थी उससे पहले जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से मिलना चाहते थे और उन्होंने एक संदेश भी भिजवाया। तो गांधी जी ने एक पत्र लिखकर कहा कि उनसे मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि गांधी जी को भी उस समय कुछ समय के लिए गुप्त स्थान पर रहना पड़ा। ठीक है। और फिर गांधी जी ने अपने पत्र में लिखा, गांधी जी ने नेहरू जी को जवाब में लिखा जो पत्र, उसमें कहा कि तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा, मतलब पूरी रात जगना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। कहने का मतलब कि जवाहरलाल नेहरू अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हैं तो उनको एक रात जगकर और फिर गांधी जी से मिलना होगा। ठीक है। और इससे वो नहीं बच सकते। फिर आगे गांधी जी लिखते हैं कि मैं उस समय जहां भी रहूंगा संदेश वाहक तुमको वहां ले आएगा। कि कहने मतलब गांधी जी जहां भी रहेंगे उनका संदेश वाहक नेहरू जी को उनको वहां तक ले आएगा। और इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। कि ये प्रयाण मतलब यात्रा, ये कौन सी दांडी यात्रा जो की जा रही थी, ये उसकी बहुत ही कठिनतम घड़ी जो थी, बहुत ही मुश्किल समय जो था, उस समय जवाहरलाल नेहरू से वो मिल पा रहे थे, लेकिन रात्रि के समय और संदेश वाहक के साथ में आकर चुपके से उनको मिलना पड़ेगा। फिर वे कहते हैं तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के, मतलब ऐसे जिस मर्जी के साथ और जैसे मर्जी नहीं, सिर्फ जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मतलब इतनी मुश्किलों से मिलना पड़ेगा, आसानी से नहीं मिल पाएंगे। ठीक है ना। एक धारा मतलब एक नदी की एक धारा पार करनी पड़ेगी और तब दूसरी ओर आना पड़ेगा। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। हाँ, ये गांधी जी कह रहे हैं अपने पत्र में नेहरू जी से। वो राष्ट्र के प्रमुख सेवक नेहरू जी को कह रहे हैं कि उनके लिए भी मैं इस प्रयाण में जरा सा भी विराम नहीं दे सकता, इस यात्रा में जरा सा भी रुक नहीं सकता। कि वो सोचें कि वो जब मिलना चाहते हैं तब मिल लें या अगले दिन मिल लें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मिलना है तो रात को और इस तरीके से उनको आना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं मिल पाएंगे। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। हाँ, वल्लभ भाई की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके कारण रास में आम लोगों में सरकार के खिलाफ तो प्रतिक्रिया होनी थी। वे सरकार से बहुत निराश थे, क्योंकि उनके इतने बड़े नेता, इतने बड़े देशभक्त वल्लभ भाई जी को गिरफ्तार जो कर लिया था बिना किसी मुकदमे के। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी, ठीक है, पुश्तैनी मतलब जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, से मुखिया और पटेल, उन सब ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। क्यों? क्योंकि वो सरकार के विरुद्ध थे, सरकार के प्रति अपना विद्रोह दिखा रहे थे वो, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है। गांधी ने दांडी कूच शुरू कर होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। हाँ, उन्होंने पहले ही ये सोच लिया था कि वो कहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ब्रिटिश आधिपत्य मतलब प्रभुत्व की, जहां पर सबसे ज्यादा ब्रिटिश शासन का अधिकार है, उस जगह से, उस वाले भूभाग से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा, और ऐसा अगर नहीं करते तो उनको करीब 20 किलोमीटर लंबी ये यात्रा हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता, क्योंकि फिर पूरी यात्रा विलंब हो जाती। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। जो सत्याग्रही थे, जितने भी जो इनका साथ दे रहे थे, वो पूरे गाजे बाजे के साथ इसमें दाखिल हो गए। ठीक है। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। ठीक है, 30
3,000 थी राज की आबादी, लेकिन इनकी जनसभा में 20,000 से भी ज्यादा लोग थे, क्योंकि आसपास के गांवों के और दूर दूर से भी लोग इसमें भारी मात्रा में शामिल हुए थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को यह सजा सरदार को यह सजा अपनी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। हाँ, जो सरदार को ये सजा जो मिली थी वो किसी गुनाह की वजह से, ठीक है, नहीं मिली थी, बल्कि जो वो जन सेवा कर रहे थे उसके एक पुरस्कार के रूप में मिली थी। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया। हाँ, अपने इस भाषण में गांधी जी ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का भी उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी, तलाटी कौन होते हैं? जो गांव के लेखाकार होते हैं, एक तरीके के, जो राजस्व भूमि वगैरह का, राजस्व की भूमि का रिकॉर्ड रखते हैं, उनको तलाटी कहते हैं, जो सरकार के लिए काम करते हैं। गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। कहने का तात्पर्य कुछ उनका ये कहना था कि आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ब्रिटिश शासन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सरकार के लिए काम कर रहे हैं, और वे कहते हैं कि उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए, कि अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करना चाहिए, कि हाँ कुछ पैसों के लिए जो वो काम कर रहे हैं, बल्कि उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे। हाँ, क्योंकि गांव को चूस ही रहे हैं, गांव के लोगों को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भारतीय होते हुए भी ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रहे थे, इसलिए गांधी जी ने ये सलाह दी कि वे अपने स्वार्थ को भूलकर और इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या आप अभी तक क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं? ठीक है, ऐसा सब गांधी जी उन लोगों से कह रहे हैं जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रहे थे, उनकी नौकरियां कर रहे थे। उनको गांधी जी की ये सलाह थी कि वो उन नौकरियों से इस्तीफा दे दें और सत्य के लिए आग्रह करें। गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, हाँ, यहाँ पर गांधी जी राजद्रोह की बात कर रहे हैं। राजद्रोह, राज किसका था? ब्रिटिश सरकार का, है ना, तो अंग्रेजी सरकार का। तो यहाँ पर गांधी जी उनका विद्रोह करने की बात कर रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि अगर इसके लिए उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छी बात होगी। और इस तरीके से वो सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं कि वो तो विद्रोह करेंगे ही करेंगे और लोगों को भी साथ में लेंगे, भले ही वो जितनी मर्जी गिरफ्तारियां करते रहें और भले ही गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लें, वो उस चीज से डरते नहीं। तो ये खुली चुनौती और सरकार को दे रहे थे गांधी जी। अब फिर बादल घिराए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात होगी, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे 3 महीने की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी, कि शायद इससे सरकार को शर्म आ जाए। क्योंकि गांधी जी तो घबराए ही नहीं रहे, बिल्कुल भी उनको कोई डर ही नहीं था, चाहे गिरफ्तार हो, ठीक है, उनको किसी सजा का कोई डर नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि वो सही कार्य कर रहे हैं। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसा गांधी जी कहते हैं कि अगर मुझ जैसे लोग राजद्रोही हो जाएं, ठीक है, और इसको अपना धर्म माने तो क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसा वो ये सारा ब्रिटिश सरकार से कह रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुर पहुंचे। अब ये जो दांडी कूच चल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं कि सत्याग्रही जो शाम को 6 बजे रात से चले और 8 बजे तक कनकापुर पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे, ठीक है, कि कुछ लोग थके भी हुए थे और उनको ये भी आशंका थी कि मही नदी को कब और कैसे पार करें, क्योंकि वो तो रात में पहुंचे थे। नदी के किनारे पहुंचते ही नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली
ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया, मतलब ठंडी हवा ने, कहने का मतलब बहुत ठंडी हवाएं उनको मिली। कनकापुर में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी जी ने क्या कहा कि हाँ, मैं स्वराज लेकर ही वापस आऊंगा, स्वराज लिए बिना मैं नहीं लौटूंगा। स्वराज मतलब कि आजादी लेकर, और अपना राज की, कहने का मतलब अभी तक तो उनके गुलाम बने हुए थे ना ब्रिटिश सरकार के, तो अपना राज हो, आजादी मिल जाए, ठीक है, तो वो स्वराज लेते हुए ही वापस आना। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुर पहुंचने में कुछ जो देरी हो गई थी, उसकी वजह से 1 घंटे के लिए ये स्थगित कर दिया गया, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया। स्थगित मतलब पोस्टपोन कर देना, आगे बढ़ा देना। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया, ठीक है, कि उनका जो शासन तो था ही नहीं ना, बुरा शासन ही तो चल रहा था, गलत ही तो गलत तरीके से ही तो शासन चला रहे थे ना, तो उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस राज में रंक से राजा सब दुखी हैं, ठीक है ना, कि चाहे किसी के पास कुछ हो या ना हो, कि मतलब एकदम गरीब से लेकर किसी के पास कुछ भी नहीं है, उनसे लेकर राजा तक हर कोई दुखी है। इस राज में कोई भी सुखी नहीं है और कोई भी प्रसन्न नहीं है। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार हैं। कहने का मतलब राजा महाराजा तक को भी सरकार अपने हिसाब से चलाती है। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए, मतलब इसका नाश कर देना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर लें, ठीक है, कि रास्ते में बहुत ही रेतीली सड़कें थी, तो गांधी जी के सामने प्रस्ताव रखा गया कि वो कुछ यात्रा किससे कर लें, कार से कर लें। लेकिन गांधी जी ने इससे साफ इनकार कर दिया और उन्होंने क्या कहा कि उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता, कि जो ऐसी यात्रा के लिए निकलता है वो वाहन का प्रयोग नहीं करता, यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता, ऐसा गांधी जी ने कहा। यात्रा में कष्ट सहें, लोगों का सुख दुख समझें, और तभी ये सच्ची यात्रा होती है। क्योंकि अगर गाड़ी से या किसी भी चीज से यात्रा को पूरी कर लेते हैं, तो फिर कैसे कष्टों को सहेंगे और कैसे सच्चाई को जानेंगे और कैसे लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और उनके सुख दुख को जानेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने किसी भी कार या किसी भी प्रकार की गाड़ी का सहारा लेने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा यह धर्म यात्रा है और वो ये पैदल ही पूरी करेंगे। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। हाँ, ब्रिटिश हुक्मरान मतलब शासक जो थे, उनमें एक वर्ग ऐसा भी था जिनको ये लग रहा था कि गांधी जी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक से नमक बनाएंगे और उनके कानून को तोड़ देंगे। समुद्र पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। हाँ, ठीक है, कि समुद्री पानी जो है वो नदी के तट पर बहुत सारा नमक छोड़ जाता है और उसकी रखवाली के लिए, ताकि भारतीय लोग ले ना लें आसानी से उस नमक को, उसके लिए नमक चौकीदार भी उन्होंने रखे थे सरकार ने, ठीक है। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी, जो सीनियर अधिकारी थे, इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे, ठीक है। तो वो इस बात को बिल्कुल नहीं इस बात से सहमत थे कि गांधी जी अचानक से या चुपके से कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने क्या करा कि नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया, ताकि कि गांधी जी और उनके अनुयायी इस नमक को ले ना ले, ठीक है, ताकि इसका खतरा ही ना रहे। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी थी, ठीक है, कि ये जो यात्रा थी वो
खत्म हो जानी थी गांधी जी के भाषण के बाद, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए। ये तय किया गया कि नदी को कब पार किया जाए, कि जब समुद्र का पानी चढ़ जाए आधी रात में, ठीक है, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले, ठीक है। कब? रात 10:30 बजे भोजन करने के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चल पड़े, ताकि रात में उस नदी को पार कर सकें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जैसा कि विचार किया था और जैसा योजना बनाई थी उसके अनुसार उनको रात में उसे पार करना था, ठीक है। तो उसके लिए सत्याग्रही रात को चल पड़े। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। 4 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है और उस इतनी दूर उनको दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि ये धर्म यात्रा है, मैं चलकर ही पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया। जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंच गए, उन्होंने पैर धोए और फिर एक नदी में आराम किया, ठीक है बच्चों। और फिर आधी रात का इंतजार करते हुए, ठीक है, उन्होंने ये आराम किया। और मही के तट पर उस घुप अंधेरी रात में मेला जैसा लगा हुआ था। हाँ, एकदम घुप अंधेरी रात थी और फिर भी जैसे मेला लगा हुआ इस प्रकार से हो रहा था, क्योंकि गांधी जी और उनके बहुत सारे अनुयायी उनके साथ में थे, जो कि हजारों की संख्या में थे। भजन मंडलियां थी जो कि भजन करते हुए चल रहे थे। दांडिया रास में निपुण दरबार थे। निपुण मतलब एकदम परफेक्ट, टैलेंटेड, ठीक है, ऐसे दरबार समुदाय के लोग थे उनके, और वे भजन कर रहे थे। और उनके गीत के बोल क्या थे? देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास, दांडिया रास सरकार का नास, देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। विट्ठल विष्णु जी के ही एक अवतार को माना जाता है। तो इस प्रकार के भजन वे करते हुए चल रहे थे। गांधी को नदी पार करने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी, ठीक है। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुर पहुंचे। कौन? रघुनाथ काका, ठीक है। एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुर पहुंचे। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। निषाद राज श्री राम जी के घनिष्ठ मित्र थे। ये कहना उन्होंने शुरू कर दिया रघुनाथ काका को। उनके पास बदलपुर में काफी जमीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था। हाँ, समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तो सबने यात्रा शुरू कर दी, लेकिन अंधेरा बहुत ही घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे, मतलब उस अंधेरे को नहीं मिटा पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। यही नजारा, मतलब यही दृश्य नदी के दूसरी ओर भी था। दोनों तरफ लोग हजारों की संख्या में दिए लेकर खड़े हो गए और पूरा गांव, आसपास से लोग दिए की रोशनी लेकर गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे, जिससे अंधेरी रात भी अंधेरी नहीं लग रही थी और उनको यात्रा करने में कोई भी कठिनाई नहीं हो रही थी। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। मतलब लोग इनकी जय जयकार करते जा रहे थे और नाव चल रही थी, जिसे कौन चला रहा था? रघुनाथ काका। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी।
एक तट से, और उस आवाज को सुनकर दूसरे तट से भी बिल्कुल वही नारों की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहां प्रतिध्वनि सुनाई दे। प्रतिध्वनि मतलब घाटियों में जैसे आवाज लगाओ कुछ भी और वो दोबारा गूंज कर सुनती है, तो इस प्रकार लग रहा था कि आवाज गूंज रही है। जबकि क्या हो रहा था कि नदी के एक पार से लोग बड़े भारी मात्रा में जय जयकार के नारे लगा रहे थे, तो दूसरे तट से भी लोग उसी नारे को दोहरा रहे थे। तो इस प्रकार से लग रहा था जैसे घाटी में ये प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कुछ कोई भिन्न नहीं थी, उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था, क्योंकि बहुत ही कीचड़ और दलदली जमीन थी जिसे पार करना था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले से ही तैयार कर दी गई थी, जिसमें वो विश्राम कर सके, क्योंकि वो बहुत ही थक गए थे। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। ठीक है कि गांधी जी ने वो नदी पार कर ली, उसके बावजूद भी लोग दिए लेकर खड़े रहे। भी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था, क्योंकि अभी गांधी जी पार हो गए थे और साथ में जो बहुत ही हजारों की संख्या में सत्याग्रही साथ में थे, उनको भी तो पार करना था, इसलिए लोग दिए लेकर खड़े रहे। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी, क्योंकि लोग भारी संख्या में इस यात्रा में गांधी जी का साथ दे रहे थे। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम कठिन परिश्रम करें और कुछ मन में ठान लें, उसके लिए जुट जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हम हरा नहीं सकते। ठीक है? तो बच्चों, कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।